आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने दीनी मदरसों को करार दिया दहशतगर्दी के मराकज। रियासत के मदारिस की जांच का किया मुतालबा। शरद पवार की जानिब से महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को अवार्ड देने पर महाविकास अघाड़ी में बढ़ी दरारें। महाराष्ट्र हुकूमत को गिराने और हमें धोखा देने वाले एकनाथ शिंदे को शरद पवार नहीं देना चाहिए था एजाज। संजय राउत ने जाहिर की बरहमी। जीबीएस सिंड्रोम वायरस की वजह से मुंबई में एक शख्स की हुई मौत। मुल्क भर में जीबीएस से मरने वालों की तादाद हुई 8। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने दीनी मदरसों के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान दिया है। नीतीश राणे ने मदारिस को दहशतगर्दी के मराकज़ करार दिया और मुतालबा किया कि हुकूमत रियासत के तमाम मराकज़ की जांच करे। उन्होंने सवाल किया कि अगर बच्चों को तालीम देने के नाम पर शुरू किए गए मदारिस इंतहा पसंदों को पाल रहे हैं तो फिर ऐसे मदारिस की क्या जरूरत है। बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, उसके अंदर ईओडब्ल्यू, ईडी सबका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इसके पहले भी बहुत सारे मदरसाओं में वेपन, हथियार रखने की भी बहुत सारे इंसिडेंट और अनुभव हमारे सामने, उदाहरण हमारे सामने आए थे। तो मतलब ये जो मदरसा है इसको महाराष्ट्र में चालू रखना है क्या, इस बारे में महाराष्ट्र सरकार बनके जो उसके बारे में जो फॉलोअप लेना है वो मैं खुद लेने वाला हूँ। ये अभी 2 दिन पहले इसका सब अरेस्ट किए यमन के नागरिक को हुआ है। ये देखिए, मैंने जो सीएम साहब को जो लेटर लिखा है वो ये है, वो आपका कॉपी आपको सबको दे दूंगा। तो ये 2 दिन पहले ही 10 फरवरी को इसमें वो यमन में जो रहने वाला जो नागरिक है उसको अरेस्ट किया है। उसके ऊपर सारे अलग अलग कलम लिखे। अभी उसके अंदर, उस मदरसा के अंदर सब तरीके का इन्वेस्टिगेशन होगा। वहां के आपको एसपी और सब आपको इन्फॉर्मेशन और दे देंगे ये नंदुरबार के बारे में। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये तालिबान के हेडक्वार्टर है ये सब मदरसा। इसलिए मैं बोलता हूं हर एक मदरसा की अभी जांच होनी चाहिए, अंदर कौन रह रहा है, किस लिए वो मदरसा की जगह को इस्तेमाल किया जाता है। आप गवर्नमेंट की फंडिंग मांगते हो और उधर बैठ के टेररिस्टों को दूध पिलाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। कल वही टेररिस्ट जब अगर इधर कोई बॉम्ब हमला करेंगे 26/11 और इस तरीके जैसे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरीके की भूमिका इस नंदुरबार के मदरसा के बारे में ली है, उसी तरीके की भूमिका अन्य मदरसाओं के बारे में भी लेनी चाहिए। इस बारे में मैंने पत्र लिखा। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ मुलाकात पर मौजूद है। अमजद, नीतीश राणे अक्सर इस तरह के बयानात को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इस बयान के पीछे क्या कुछ सियासी अवामिल कारफरमा दिखाई दे रहे हैं और क्या कुछ इस मामले को लेकर माइनॉरिटीज में देखा जा रहा है? देखिए, साफ तौर पे मैं बता दूं, यूपी जैसी सियासत जो है मुंबई के अंदर करने की जो है कोशिश महाराष्ट्र में करने की कोशिश करी जा रही है। नीतीश राणे भले बातें जाते हैं क्योंकि उनके जो वालिद थे उनके इसके पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस तरीके के जो बयान नीतीश राणे की तरफ से जो आ रहे हैं लगातार, तो उसको कहीं ना कहीं वो अपने ही वालिद के ऊपर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक टाइम था जब वो राज्य के मुख्यमंत्री भी थे और इस तरीके के बयान उनको देना ये शूट करता है कि जो महाराष्ट्र की सियासत है उसके अंदर उनका कद जो है वो लगातार बढ़ता जाए। और कद बढ़ने की वजह यह है कि बीजेपी के अंदर इस तरीके के बयान जो भी देता है उसको नीतीश राणे भले भांति जानते हैं कि वो आने वाले वक्त में बड़ा पोर्टफोलियो और बड़ा मिनिस्टर मिलता है। तो क्या अब जो पोर्टफोलियो नीतीश राणे के पास है उससे मुतमईन नहीं है और आसान रास्ता है कि माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाए ताकि कद बढ़ जाए? जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात कर ले या हिंदुस्तान की जो राजनीति लगातार 2014 के बाद से जो करवट बदली है, उसके बाद से लगातार ये कोशिश करी जाती है कि सबको टारगेट किया जाए और कहीं ना कहीं जो उनकी सीट है वो जीत के आई जाए और वो राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट पे जो है वो काबिज हो सके। हम आसाम के मुख्यमंत्री का भी एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि आसाम के मुख्यमंत्री जो है लगातार किस तरीके की जो स्पीच है वो देते हुए आते हैं, जो है
टारगेट करते हैं जी। और टारगेट करने के साथ साथ बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते। हालांकि बीजेपी बात करती है सबका साथ सबका विकास, जी लेकिन फिर भी एक तबके को जो है वो टारगेट किया अमजद, जाता लेकिन है। एक सवाल ये भी है कि नीतीश राणे का ये बयान, पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी, शिंदे मुख्यमंत्री रहे, और अभी भी बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऐसे में क्या वो अपनी सरकार की कमियों कमजोरियों को भी जाहिर कर रहे हैं कि अगर वाकई दहशतगर्द किसी मदरसे में है तो ये सरकार ही जिम्मेदार होगी, चाहे पिछली बार की हो या आपकी बार? तो ये सरकारों को क्या पता नहीं है जो नीतीश राणे को पता है? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले नीतीश कुमार जो है, नीतीश राणे जो है जी तो लगातार अपनी सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान उठाते हुए नजर आते हैं। इसके पहले भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, बांग्लादेशियों की बात करी, तो केंद्र के अंदर जो है 10 सालों से जो है बीजेपी की शासन राज्य है, कहीं ना कहीं वो होम मिनिस्टर अमित शाह को लगता था कि टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि घुसपैठिए जो है वो लगातार हिंदुस्तान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो केंद्र की सरकार है, इसके ऊपर उनकी जवाबदारी होती है कि घुसपैठिए जो है वो किस तरीके से रोके जाए। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात कर रहे थे, तकरीबन 2.5 साल पहले भी बीजेपी की सरकार थी, फिर उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार पे एक सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जांच एजेंसी का फेलियर बताते हुए भी ये नजर आ रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो है वो फेलियर है। इसके लिए वो लगातार पत्र पे पत्र लिख रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आईबी हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, तमाम लोगों को ये जांच पहले ही पता होती है कि किस जगह की गतिविधि जो है वो चल रही है। बिल्कुल। उसके बाद ही एनआईए की बात कर ले, आईडी की बात कर ले, कार्रवाई करती हुई नजर आती है। अब वो पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना नीतीश राणे का एक फैशन सा बन चुका है और वो कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को इसके लिए टारगेट करते हैं कि वो जानते हैं कि जो वो वहां से जीत के आते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अपना कद बढ़ाने के लिए ये तमाम जो राजनीति है उनको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी के बानी शरद पवार की जानिब से महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के वज़ीर आला के ओहदे पर उनके काम की तारीफ करने के बाद अपोजिशन महाविकास अघाड़ी में दरारें मजीद वज़ीद होती दिखाई दे रही हैं। शरद पवार ने दिल्ली में मुनक्कदा एक तकरीब में शिवसेना सरबराह एकनाथ शिंदे को एक अवार्ड से नवाजा। इस दौरान अपने खिताब में पवार ने हुक्मरानी और तरक्की के लिए शिंदे के जामे नुक्ते नज़र की तारीफ की। यह पहला मौका नहीं है जब शरद पवार ने सियासी मैदान से बाहर अपने मुखालिफिन की तारीफ की हो। शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को अवार्ड अता किए जाने पर शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने पवार पर शिवसेना को तकसीम करने की जिम्मेदार शख्स को इज्जत देने पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए राउत ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सियासत एक अजीब मोड़ ले रही है। हमें दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है कि कौन किसको धोखा दे रहा है और किसको धोखा दिया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत को गिराने और हमें धोखा देने वाले एकनाथ शिंदे को शरद पवार को इज्जत नहीं देनी चाहिए थी। तो ऐसे लोग अगर आपके पार्टी में आते, क्योंकि इस बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हमको ये सवाल पूछना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं उस व्यक्ति के ऊपर कौन से आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बहुत ही गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो अब अमित शाह जी के पास ईडी है, सीबीआई है, हाँ पुलिस है, और ये शिंदे गुट यानी क्या है, उनकी पार्टी है ना, सिस्टर कंसर्न सब्सिडरी कंपनी है उनकी। तो ऐसे लोग अगर आपके पार्टी में आते हैं, अब तक भ्रष्टाचारी आ रहे थे सभी को, लेकिन अगर ऐसे भी लोग आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो अमित शाह जी से ये सवाल हमको कभी ना कभी पूछना पड़ेगा। भाई साहब, आप देश के गृह मंत्री हो और आपके पार्टी में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिसने कभी अडवाणी साहब के खिलाफ हाँ एक मुहिम चलाई थी, बीजेपी के खिलाफ भी कुछ बातें रखी थी और बीजेपी ने भी उनके ऊपर देशद्रोही के मुकदमे चलाए थे। वीर सावरकर जी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं उस स्थान पर जहाँ वीर सावरकर जी हाथ में बीड़िया उनकी थी और वो बोट से जा रहे थे और चकमा देकर उसने बोट से छलांग मारकर वो स्विमिंग करके वो किनारे पर आ गए। ये बहुत बड़ा फिर वहाँ मुकदमा चला उनके ऊपर। अगर प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं, हम सब के लिए वो गर्व की बात है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को शरद पवार के हाथों अवार्ड मिलने पर शिवसेना यूबीटी लीडर अरविंद सावंत ने भी सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि
जी शिंदे ने मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी। उनके नाम पर जो अवार्ड है वो एकनाथ शिंदे जैसे लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए था। याद है इतिहास आप लोगों को नई पीढ़ी को पता है कि नहीं मालूम नहीं। महादजी शिंदे, पानीपत की लड़ाई, धारातीर्थ गिर गए रणांगण में, सर कटने के बाद भी बोले ये उनकी कहावत, अगर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। देश की स्वराज्य के लिए लड़ने वाले लोग, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग, और ये भगोड़े जो पीठ पे छुरा बोकर भाग गए, किसके आश्रय में गए? शत्रु के आश्रय में गए ना। जिनके साथ लड़ाई चल रही है उनके आश्रय के लिए गए। उनको बहादुर जी शिंदे का नाम देना ही पहली गलत है। मेरा तो वही कहना है कि भाई किस कारण आप दे रहे हो? बहादुर जी शिंदे कहा राजा भोज, किसको दे रहे हैं आप? तो वो ऐसी स्थित जगह पर जाकर हमारे आदरणीय शरद पवार साहब उनको सम्मानित करते हैं तो बुरा लगता है। सम्मानित करना, आदरणीय शरद पवार साहब जो मुख्यमंत्री थे तभी भी जाते थे, कोई हम लोग को कोई आँच नहीं आई, ना कभी हमने आलोचना की। ये जो बात हुई वो महाराष्ट्र के गौरव के लिए अच्छी नहीं है। आज फिल्मसाज अशोक पंडित ने रणवीर इलाहाबादिया के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए उसे बेहुदा करार दिया। उन्होंने कहा कि वालिदैन के नाम पर मजाक नाकाबिल कबूल है। अशोक पंडित ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया को जहनी इलाज कराना चाहिए। मैं खंडन करता हूं रणवीर इलाहाबादिया का ये सेंस ऑफ ह्यूमर, और जिस तरीके से उन्होंने एक माँ बाप का मजाक उड़ाया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं। हमारे माता पिता हमारे कल्चर में, हमारे संस्कारों में, हमारे परिवार में माता पिता एक बहुत ही अहम जगह रखते हैं। उस औहदे का मजाक उड़ाया उन्होंने जिसने उसको पैदा किया, उसको बड़ा किया। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मानसिक तौर पर मुझे लगता है कि रणवीर इलाहाबादिया को अपना इलाज कराना चाहिए और किसी साइकेट्रिस्ट से अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। बिकॉज एक नॉर्मल आदमी जो है वो अपने माता पिता या माँ बाप की इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकता। और मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ, तहे दिल से खंडन करता हूँ मैं, क्योंकि ये अलाउड नहीं हो सकता। ये ह्यूमर नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है, ये बदतमीज़ी है, ये बेहूदगी है, ये किसी भी तरीके पे हंसने हंसाने वाली चीज़ नहीं। और जब वो मजाक उड़ा रहा है तो उसके आसपास लोग सब हंस रहे हैं। आपने अपने माता पिता की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आपने अपने माता पिता को एक अलग ही जगह पे रख दिया हुआ है। मुझे इस चीज़ का एहसास होता है जब उसके माता पिता ने ये वीडियो देखा होगा, ये इसकी सेंस ऑफ कॉमेडी देखी होगी, तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया होगा। ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। जीबीएस सिंड्रोम वायरस की वजह से मुल्क के माशी दारुलहुकूमत मुंबई में पहली मौत हुई है। मुंबई के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर दाखिल एक 53 साल मरीज की उस बीमारी से मौत हो गई। यह मरीज कई दिनों से वेंटिलेटर पर था। इस तरह अब मुल्क भर में जीबीएस से मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि यह शख्स गुज़श्ता कई दिनों से वेंटिलेटर पर था। हमने इसे बचाने की भरपूर कोशिश की, ताहम हमारी कोशिशें नाकाम हो गई। इस दौरान महकमा सेहत ने मुल्क भर के आवाम से अपील की है कि वो जीबीएस सिंड्रोम से बचाव के लिए ज़रूरी और एहतियाती इक़दामात करें। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के मुकदमे में कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सज्जन कुमार को कसूरवार करार दिया। अदालत ने सज़ा पर बहस के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। एडवोकेट HS होलका का कहना है कि आज CBI की खुसूसी अदालत के जज कावेरी बावेजा ने सज्जन कुमार को 1984 में 2 सिखों के कत्ल का मुजरिम करार दिया। Special Court Judge Kaveri Baveja has convicted Sajjan Kumar for the murder of 2 Sikhs in 1984, Sikh genocide. Now this is a case involving the murder of Jaswant Singh and his son Tarandeep Singh. Now this case was closed by the police. It was reopened after this Modi government appointed SIT in 2015. This case was reopened. Now we are so grateful to the court. We are also grateful to the public prosecutor Manish Rawat
and the IO Jagdish Kumar, who worked very hard on this. I am also grateful to my colleague Kamra Bora and Gurbakh Singh, who have also worked very hard on this. Now on 18th February, the court will pronounce the sentence. सज्जन कुमार को कसूरवार करार दिए जाने पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमें जगदीश टाइटलर केस में भी इंसाफ मिलेगा। जब कन्विक्ट हुआ है और अब सजा दी जाएगी, और ये मैं समझता हूँ कि जो शरेआम जो सिखों का 40 साल पहले कत्लेआम किया, जिसको लीड कर रहा था सज्जन कुमार, 40 साल से इंसाफ मांग रहे थे, और ये कहीं ना कहीं वो जो जख्म है उनके ऊपर मलहम लगाने का काम जो आज होगा, ये इसके लिए मैं जज साहब का, कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। और मैं साथ में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जब ये कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने SIT बनाई और ये जो केस थे जो क्लोज कर दिए गए थे, जो अनट्रेस कर दिए गए थे, उनके ऊपर दोबारा जो इनकी री इन्वेस्टिगेशन हुई, और उस री इन्वेस्टिगेशन में ये जो आज जो कन्विक्शन हुई है, ये उसी का नतीजा है। सो मैं जहां भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, वहीं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। और सिखों के साथ जुल्म हुआ था 40 साल पहले, जो शरेआम कत्लेआम बलात्कार लूटिंग की गई थी, आज उसका कहीं ना कहीं इंसाफ की झलक जो है नजर आ रही है। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट का कहना है कि दिल्ली में इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और हमारी पार्टी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। ताहम सचिन पायलट ने कहा कि हालांकि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है, लेकिन पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। अपनी पुरानी जमीन तलाशने के लिए दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए और हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग वहां चुनाव लड़े थे अपनी पुरानी जमीन तलाशने के लिए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लगातार 3 बार हमारी सरकार रही और दशकों से वहां पार्टी का बड़ा जनाधार रहा। पिछले कुछ चुनावों में हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये हमारी पार्टी का एक अधिकार है कि हम खोई हुई अपनी जो मजबूती थी, अपनी जड़ें हैं, उसको मजबूत करें। उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर जो राज्य सरकार थी उसमें तब्दीली हुई है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े थे खुद की जीत के लिए, हम चुनाव लड़े थे अपनी जो पुरानी हमारी स्थिति वहाँ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। भविष्य में भी हमारा वोट लगभग 30% बढ़ा है पिछली बार से, तो उसमें हम और काम करेंगे। महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद प्यारे खान रियासत भर का दौरा कर रहे हैं। खासकर उर्दू स्कूलों और तालीमी इदारों में बेहतरी लाने के लिए प्यारे खान ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। अकोला में भी कुछ स्कूलों पर उनकी तरफ से कार्रवाई की गई। हमारे नुमाइंदा रिजवान खान ने प्यारे खान से इस सिलसिले में ख़ास बातचीत की। आप देखिए तफसीलात। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के बारे में। शायद ये पहली बार है कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटी कमीशन इतनी पुरजोर तरीके से एक्टिव नज़र आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जो शिक्षा के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो आजकल बातें सुनने को मिल रही है, उसमें महाराष्ट्र के जो माइनॉरिटी कमीशन की ओर से किए जाने वाली जो एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान सर जी। सर आपका स्वागत है। सर जिस तरह से आपकी ये महाराष्ट्र में आज अकोला में विशेषकर दूसरी विज़िट है, शायद आपने स्कूलों पर दौरे दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आज की विज़िट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा जो देश अगर बदल सकता है तो शिक्षा से बदल सकता है, बिना शिक्षा के बदल नहीं सकता। यहाँ की कंप्लेंट आई थी मेरे पास, टीचरों की तकरीबन 20-25 टीचरों की कंप्लेंट थी कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और उनसे खंडनी वसूली की जा रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब उसके वीडियो देखे, फ़ोटोग्राफ्स देखे, तो हमें रियल लगा, इसलिए मैंने इमीडिएट दूसरा दौरा लगाया। यहाँ के एसपी साहब जो श्री बच्चन सिंह हैं, उनसे बताया कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी यहाँ चल रही है, इस पर तुरंत लगाम लगाना जरूरी, क्योंकि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करने वाली है। और जो हमारे श्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ के सीएम हैं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास चारों ओर ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटी अब यहाँ नहीं चल सकती, चाहे महाराष्ट्र के किसी भी ज़िले में। यहाँ 36 ज़िले का हम लोग दौरा करने वाले,
और जहाँ भी हमको इस टाइप के अपराधी मिले, जो वाइट कॉलर अपराधी जिनको बोला जाता है, उन पर कड़क कार्रवाई करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। सर, जो शिक्षा क्षेत्र में जो जैसे आपने कहा कि वाइट कॉलर अपराधी, इन लोगों के जो क्रिमिनल केसेस पर आप एक्शन की मांग कर रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है सर कि जो एजुकेशन की बात है, जैसे एजुकेशन का स्तर को बढ़ाना, बुनियादी सहूलत मुहैया कराना, जिस तरह से फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो इस दौरे के दौरान आपको तो उर्दू स्कूलों में इस तरह की फैसिलिटीज़ क्या आपको सही मिल पा रही है या फिर उसमें कमी है? देखिए, उर्दू स्कूलों में तो जो फैसिलिटीज़ है सारी जीरो है, और इसमें 80-90% जो है उर्दू स्कूलों में सारे माफिया बैठे हुए। अब पिछली सरकारों ने क्या गलती की उस पर मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन अब ये सरकार उसको सुधारना चाहती है, और सरकार जो अपना फंड है ऐसे गलत हाथों में नहीं देंगी जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अब इन पे लगाम लगने वाली है और ये जेल जाने वाले हैं। जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक हम इनको जेल भेजते रहेंगे। ओके सर, शिक्षा से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा ये है कि जैसे हमारी पहले भी बात हुई, आपके वीडियोस जो देखने को मिल रहे हैं उसमें आप कोशिश इस बात पे कर रहे हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जहाँ पर उर्दू को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और बाकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में हो। तो ये पूरी सोच क्या है, किस तरह से इस पर? देखिए, सोच ये है कि पहले जो माइनॉरिटी के बच्चे पुलिस भर्ती में हुआ करते थे, एसटी में हुआ करते थे, हर डिपार्टमेंट में हुआ करते थे, आज महाराष्ट्र में जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिए जाते हैं, अगर वो बच्चे को नहीं आए तो बच्चे का भविष्य ख़राब होगा। वो बच्चा क्या होगा कि उर्दू के वजह से वो 10 के बाद या तो ऑटो रिक्शा चलाएगा, या तो कबाड़ी की दुकान लगाएगा, या तो पान का ठेला, या तो चाय की होटल। वो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कहाँ बनेगा? तो हमारा सरकार का मकसद है कि वो बच्चा भी शिक्षित हो, और वो बच्चा शिक्षित होगा तो नेशन बनेगा। तो क्या सर ये बात मान के चली जाए कि जिस तरह से जो हमारे यहाँ पर जो शिक्षा या फिर दूसरे फील्ड में जो हम लोग इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, उनका ये आरोप है महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन पे इस बार कि कहीं ना कहीं उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश है, क्योंकि बजाय इसके कि उर्दू को फ़रोग दिया जाए, बजाय इसके कि उर्दू में रोज़गार के मौके बढ़ाए जाए, आप सिर्फ उर्दू को ही साइड लाइन करके जो है तो आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता, सरकार मराठी स्कूलें भी सीबीएसई पैटर्न में लेके आ रही है। चाहे तो मराठी को स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए, सरकार ने सीबीएसई में लाना नहीं चाहिए। अभी हमारे जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर श्री दादा भुसे जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि मराठी स्कूलों को सीबीएसई लाएंगे। देखिए, ये हमारी ज़रूरत है आज की। मैं उर्दू बंद करने के लिए नहीं बोल रहा। उर्दू का एक पीरियड रखे। एक बात बताइए, उर्दू में मुरब्बा किसको समझता है? 10 के बाद ऐसी कोई व्यवस्था है? वो नीट के एग्ज़ाम दे सकता है, वो इंजीनियर के एग्ज़ाम दे सकता है? नहीं दे सकता। तो फिर हम देखिए, भी जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कहाँ पे उर्दू में शिक्षा है? वहाँ तो सारे बच्चे अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, और इसलिए वहाँ के लोग अच्छे पोस्ट पे अच्छे। महाराष्ट्र में बहुत हालत ख़राब है। आप महमूदुर रहमान की कमेटी की रिपोर्ट देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए। मेरे पहले तो उन्होंने बताया ना कि ये बच्चों के हालात, अब जिन सरकारों ने ये स्कूल अलॉट की है वो बर्बादी के लिए किया अब, लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि देश में संस्कृत को फ़रोग देने की कोशिश होती है, उस तरह से जैसे इस माइनॉरिटी कमीशन का भी अगर हम इतिहास देखें, अब तक के जो आयोग रहे हैं, उन्होंने जैसे उर्दू मेलों का आयोजन हो, मुशायरे, कवि सम्मेलन, ये सब उर्दू और ज़बान को बढ़ावा देने के लिए, तो माइनॉरिटी विभाग, मौजूदा माइनॉरिटी कमीशन एक्शन तो ले रहा है, सुधार की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से उस स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश, वो उस पर किस तरह से काम हो रहा है? अरे भाई, अभी आप 3-4 महीने पहले देखो तो औरंगाबाद में मुशायरे का, उर्दू का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, गज़ल का। क्या सरकार ने कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपये उसमें खर्चा किया? ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हम उर्दू को बंद करने की बात नहीं कर रहे। उर्दू का एक पीरियड होना चाहिए, बाकी हिंदी, मराठी, इंग्लिश होनी चाहिए। अभी ये टीचर लोग अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में क्यों नहीं पढ़वाते? अगर इतना अच्छा उनको प्यार है उर्दू से और सरकार से पैसा ले रहे तो मेरे को बताइए, महाराष्ट्र में 100% में कितने 1% स्कूलों में भी उनके बच्चे नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ा रहे? अहमियत कम हो रही, तो उनको समझ में आ रहा है। तो यहाँ के जो गरीब बच्चे, उनका भविष्य हम ख़राब नहीं कर सकते, उन बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। सर, माइनॉरिटी से रिलेटेड होने की वजह से क्वेश्चन ये भी है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन जो बिल लाई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वक्फ में 6 अमेंडमेंट जो है पहले से होते रहे,
और व्यवस्था सही करने के लिए अमेंडमेंट होना चाहिए। अब वो कैसे अमेंडमेंट होना चाहिए, इस पे जो मुस्लिम समाज है उसने सरकार के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और उसके हिसाब से अमेंडमेंट करवाना चाहिए। पहले तो देश में वफ़ का कायदा कहा था, 95 के बाद 96 के बाद वफ़ का कायदा है। सर एक ये कि शिक्षा जैसे जो हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, मदारिस को लेकर आपका क्या नुक्ता नज़र है? देखिए, मदरसे जो होने चाहिए मॉडर्न मदरसे होने चाहिए। नागपुर में हमारा एक बहुत अमजदिया अच्छा मदरसा है। अब वहाँ के बच्चे देखिए कुरान शरीफ की शिक्षा ले रहे हैं, साथ में मराठी की शिक्षा ले रहे हैं, इंग्लिश की शिक्षा ले रहे हैं। वहाँ के बच्चे डेफिनेटली डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। देखो, धार्मिक शिक्षा अपने लिए होती है, नेशन के लिए सभी शिक्षा आपको लेना ज़रूरी है। सर दूसरा एक कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की सिक्योरिटी की बात अगर की जाए, जिस तरह से आए दिन जो हेट स्पीचेस होती है, कोई भी लीडर उठकर कुछ कहता है, तो उस मामले में माइनॉरिटी एज अ माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के आप क्या भाई सरकार देखिए, जहाँ भी आता भी नितेश राणे जी का बयान आया था, मैंने उनके अगेंस्ट में बयान दिया जी। तो ये सरकार सबका साथ सबके विकास वाली सरकार है यार। ऐसा नहीं, यहाँ पे दंगा हुआ था क्या बोलते विशालगढ़ में, सबसे पहले हमने वहाँ 17 लोगों पे कार्रवाई की, FIR किए। अभी रामगिरी महाराज जी ने जो बोला था उन पे गुना दाखिल हुआ। तो यहाँ पे कायदा है, ये कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है कि यहाँ कोई कुछ भी बोल देगा और कुछ भी चल जाएगा। ये भारत है और ये भारत अभी विकास की ओर अग्रसर है। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्यारे खान जी, जिन्होंने विस्तार से हमसे बातचीत की, क्या उनका माइनॉरिटी को लेकर महाराष्ट्र में माइनॉरिटी को लेकर उनके नज़रिया और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी ज़ोर से और से की जा रही ये एक्टिविटीज़ कामयाबी की तरफ हमको माइनॉरिटी को एज ए माइनॉरिटी हमको लेकर जाए। अकोला से कैमरामैन नज़र के साथ रिजवान खान।